नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बता दिए हैं, यानी जो 3 मोशन के लॉ हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताने वाला हूं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये 11th-12th में पढ़ाया नहीं जाता है, बीएससी में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन बावजूद इसके ये हर कंपटीशन में मिलता है देखने को, है ना। मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं आपको तो 11th-12th में मेरी समझ में नहीं आया, बीएससी में था नहीं, और मैं जितने भी कंपटीशन देता था उसमें ये क्वेश्चंस होते थे। जब मैंने आईआईटी जैन की तैयारी की, यानी आफ्टर बीएससी, तब मैंने इसे सीखा और जो बेसिक मेथड मैंने इस्तेमाल किया उसे सीखने के लिए वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज यकीन मानिए ये अकेली वीडियो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन सिखा देगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और इसे आप ऑर्डर भी मान लीजिए एज ए टीचर। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देख के ही हटेंगे, बीच में से नहीं हटेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, आप बाद में देख लीजिए, लेकिन आप देखेंगे पूरी की पूरी। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा टीचर पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक। दूसरी चीज, आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे, जहां जहां मैं आपसे कहूं कि ये काम करिए, ये काम करिए, ये खींचिए, वो खींचिए, तो आपको तुरंत खींच लेना है। जो बच्चा ये 2 बातें मान लेगा, यानी एक बार में पूरी वीडियो देखेगा, एक ही बार में, एक ही सिटिंग में, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, और जो पेन और पेंसिल से लिखेगा, चाहे गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा लिखेगा, यकीन मानिए आज मैं उसके न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन ऐसे करा दूंगा कि कोई क्वेश्चन उसका गलत नहीं होना है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। देखो, लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें 3 प्रकार के लॉ हैं। उसके बाद मैंने आपको फोर्सेस के बारे में बताया। तो एक बार मैं फिर से आपको फोर्सेस के बारे में बता दे रहा हूं। जब आप न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये 3 बातें आ जानी चाहिए। तो बाहर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसे इग्नोर करिए, क्योंकि आमतौर पर मैं वीडियो को रात को रिकॉर्ड करता हूँ तो ये किल्लपों नहीं होती है, लेकिन आज मैं दिन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, घर में एक फंक्शन है उस वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे थोड़ा सा इग्नोर करिए। ये किल्लपों और थोड़े बच्चों की आवाज़ आएगी, उसे थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो मैं कह रहा था आपसे, जब भी आप न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में ये 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 बातें कौन सी हैं? ये है फोर्सेस, कि किसी वस्तु पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। पहला, एनजी लगेगा उसके वेट की वजह से नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन में लिख देता हूं, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। मान लीजिए ये मैंने यहां पे कोई वस्तु रख दी है, तो यहां नीचे की तरफ लगेगा कौन सा फोर्स? mg। अब आप हमेशा याद रखेंगे, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। दूसरा, इसका हिंदी मीनिंग है पृथ्वी के केंद्र की तरफ। दूसरी बात आपको क्या रखनी है? नॉर्मल रिएक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं अविलंब प्रतिक्रिया बल। ये हमेशा कहां पे होगा? ये होगा हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमेशा लंबवत होगा सरफेस के लंबवत होगा। यानी मान लीजिए यहां है वस्तु, यहां है, तो ये हमेशा ऐसे होगा। अगर वस्तु यूं हो गई तो ये ऐसे हो जाएगा, वस्तु यूं हो गई तो ये यूं हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे वस्तु इधर उधर होगी ये भी वैसे वैसे होता रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर यानी लंबवत, सरफेस के लंबवत रहेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी कौन सी है? टेंशन। कौन सी टेंशन है? ये वो वाली टेंशन नहीं है जो आप ले रहे हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा। ये वो टेंशन है जो एक स्ट्रिंग में होती है, एक तार के अंदर होती है, एक रस्सी के अंदर होती है, जब रस्सी को कस के तान दिया जाता है। तो टेंशन कैसे लगाएंगे? टेंशन में फोर्स कब होता है? जब उसे तान दिया जाता है। और इसकी दिशा कब होती है? कहां होती है? इसकी होती है, यहां लिख देता हूं मैं, अवे, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ये अगर आपने तीन बातें याद कर ली, रट ली, समझ ली, तो यकीन मानिए आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट। जानेंगे कैसे इनका इस्तेमाल होता है तीनों बातों का इस वीडियो में। अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। ये यहां पे कोई बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब देखो ये सरफेस है, इस पे कोई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा? mg। mg लगाओ, मान लीजिए इसका मास जो है वो m है। mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ। एक फोर्स तो आपने लगा लिया, क्योंकि ये एक सरफेस पे रखा हुआ है इसलिए ये सरफेस भी इस बॉडी पे एक और फोर्स लगाएगी, उसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये कहां लगेगा? इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, असल में तो इसके परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन मैंने यहां से लगा दिया है। ठीक है, यहां से लगेगा। तो ये हो गया n, इसे n से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल को n से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे mg से। टेंशन यहां है नहीं, क्योंकि रस्सी नहीं है कोई। जब तक कोई रस्सी नहीं होगी, कोई धागा नहीं होगा, वहां पे टेंशन हम नहीं लगाएंगे, केवल दो ही फोर्स लगेंगे। अब इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई n इक्वल टू mg। बात क्लियर है? n इक्वल टू mg की इक्वेशन बन गई है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का जवाब कर पाएंगे। सवाल ये है, क्या ये जो n और mg हैं ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है? क्या ये n और mg जो हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया बल है? सोच लिया? अब आधे बच्चे सोच रहे हैं हाँ क्रिया प्रतिक्रिया बल है, आधे सोच रहे हैं नहीं क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। जो सोच रहे हैं उनके पीछे का कारण ये है कि देखो, हमने क्रिया प्रतिक्रिया में क्या पढ़ा है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इक्वल तो है और अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहे हैं। देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो भाई क्रिया प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए, एक्शन रिएक्शन तो होने चाहिए। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि याद करो, जब मैं आपको न्यूटन्स के लॉ का तीसरा वाला लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया प्रतिक्रिया जो लगते हैं वो हमेशा 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 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं, जबकि ये दोनों ही फोर्स इस वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक नंबर पक्का होता है कि इस वाले केस में ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। इस बात को दिमाग में डाल लो, ये क्रिया प्रतिक्रिया का पेयर नहीं बन रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन रहा है, ये बन रहा है NMG। ठीक है, इसके पीछे का कारण मैं आपको और भी बता सकता हूं। अगर पीजीटी वाले बच्चों यहाँ पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे का एक और कारण ये है कि ये जो दोनों फोर्स है ना, दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है, जबकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए। क्यों? नीचे वाला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक अलग प्रकार का है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग प्रकार का है, जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए ये जरूरी शर्त है कि दोनों जो हैं वो उनकी जो फोर्स की नेचर है वो एक जैसी होनी चाहिए। खैर ये पीजीटी के लेवल का सवाल है, टीजीटी में इस तरीके के सवाल केवल इतना पूछेगा कि बताइए ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, तो आपको टिक करना है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात सबकी समझ में आ गई कि नहीं कि कोई ब्लॉक अगर रखा हुआ है ऐसे तो इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगे? नंबर 1 mg नीचे की तरफ और n ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात सबकी समझ में आ गई है? बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको आज समझाई है, ये समझ में आ गई है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। ठीक है, देखो
मैं ये नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये बार बार दिखता रहे। इसे रख लो, इसे रख लो। जिस दिन आपको ये तीनों रट गए, यकीन मानो आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। अब बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। दिया गया है कि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। अभी ये सरफेस जो है वो स्मूथ लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, बाद में भी लेके आएंगे, फ्रिक्शन को बाद में लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए मानिए कोई फ्रिक्शन नहीं है। बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। आपको देता हूं मैं 10 सेकंड का टाइम। 10 सेकंड में आपको बताना है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं, वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खींच लिया होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं खींच रहे हैं वो यकीन मानिए पेपर और पेंसिल लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करके। अगर आपने आज नहीं सीख पाया तो यकीन मानिए फिर कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पेपर पे अगर आपने पेंसिल नहीं चलाई है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। पेपर पे पेंसिल चलाना सीखिए, यानी बार बार प्रैक्टिस करना सीखिए। गलत होगा और क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है, लेकिन आज मैं आपको सिखा के मानूंगा अगर आप पेपर और पेंसिल चला रहे हैं तो। अब देखो ये कैसे होगा। मैंने आपको बताया ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, क्या mg। जिन बच्चों ने यू लगाया है वो गलत लगाया है। ओहो मेरी चौक टूट गई, ये डेली गिरती है मेरी चौक, ठीक है, तो ये वाला तो गलत है। अब नॉर्मल रिएक्शन जिन बच्चों ने ऐसे लगा दिया है उनका भी गलत है। मैंने आपको बताया था क्या, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के लंबवत, सरफेस ऐसे है तो वो ऐसे लगेगा, ऐसे, ये लग गया आपका n, ठीक है, तो n लगेगा ऐसे, mg लगेगा ऐसे। ये बात कितने बच्चों की समझ में आ गई मुझे बताएं। अगली बात, इसमें अभी मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ कौन सा बन जाएगा, mg cos थीटा। ये मैंने आपको बताया था ना, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला mg sin थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये और ये इक्वल हो रहे हैं, तो n इक्वल टू mg cos थीटा। खैर मैं आपको इक्वेशन लिखना अभी अगली वीडियो में सिखा दूंगा, आज केवल आप फोर्सेस लगाना सीख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। ये किसकी समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया इसमें। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन था जिसपे एक ब्लॉक है, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा और n जो है वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ये बात थी, ठीक है। अब मैं अगला एक और लेके आता हूं आपको, उसे बना के मुझे दिखाइए। ये हिल गया है थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लूं। सही है। चलिए अब मैं अगला जो है आपके सामने लेके आता हूं। देखो ये जो मैं बना रहा हूं इसका मतलब है कि ये रिजिड है, रिजिड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है और इस बार ये ब्लॉक जो है वो एक रस्सी से बना हुआ है और रस्सी टाइट है, टाइट करके रख दिया है हमने, ठीक है। अब बताइए इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, फटाफट से बनाइए, बनाइए जल्दी फटाफट से। बना लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं कितने बच्चों का सही है। देखो इस पे mg नो डाउट लगना ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं। n ये भी नो डाउट लगना ही लगना है, अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो लगना ही लगना है। इस बार इसमें एक स्ट्रिंग आ गई है यानी टेंशन लगेगा, और टेंशन के लिए मैंने क्या बताया, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से दूर की तरफ। लगाइए ब्लॉक, ब्लॉक से दूर की तरफ, ये लग गया टेंशन T। इसे ब्लॉक मानेंगे, इसे दूर की तरफ, ये लग गया टेंशन T। एक ही यहां से यहां तक ये एक ही रस्सी है तो दोनों में टेंशन सेम होगा, ये फोर्सेस लग गए, ठीक है। इक्वेशन में अभी आपको नहीं बता रहा हूं, ये फोर्सेस लग गए। कितने बच्चों का सही था? अगर आप सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डेवलप हो रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लेके वो डेवलप कर रही है, ठीक है।
ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसके लिए मैं एक कपड़ा लेके आया हूँ, जिससे इसे मैं साफ करूँगा। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पुली वाला दे दूँ क्या? चलिए पुली वाला दे देता हूँ। ये पुली है, यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक से एक रस्सी होते हुए यहाँ एक और ब्लॉक टंग रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये M1 है, ये मान लेते हैं कि ये M2 है, ये Z है, ठीक है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी हम कोई फ्रिक्शन लेके नहीं मान रहे हैं। बताइए कौन कौन से फोर्सेस इस पे लगने वाले हैं, फटाफट से बनाइए, आप समझ जाएंगे फिर। बनाइए फटाफट से। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। चेक करते हैं कितने बच्चों का सही है। देखो सबसे पहले इसे लेंगे नीचे की तरफ, क्या M1G, भाई लगना ही लगना है, मैंने लिख रखा है पहले ही, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड इसके लिए मैं N1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए देखो ये सवाल जबरदस्त है। अच्छा यहाँ टेंशन और रहेगा, टेंशन भी लिख लो, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, यानी यहाँ पे T1 ये ब्लॉक है, इससे अवे फ्रॉम द ब्लॉक T1, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, M2G नीचे की तरफ, ठीक है, M2G नीचे की तरफ आएगा। अब क्योंकि ये छुल नहीं रहा है किसी भी सरफेस से, ये किसी भी सरफेस से छुल नहीं रहा है, तो यहां N नहीं लगाएंगे। जिन बच्चों ने N लगा लिया है वे फिर से ध्यान दें कि ये किसी भी सरफेस से छुल नहीं रहा है। अगर ये इस सरफेस से छुल रहा होता, N इस डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये छुल नहीं रहा है। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, N कब आता है, जब कोई क्रिया होगी तभी तो प्रतिक्रिया होगी। N को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, प्रतिक्रिया, अविलंब प्रतिक्रिया। जब क्रिया ही नहीं हो रही है तो प्रतिक्रिया कैसे होगी, ठीक है। तो ये किसी पे दबाव डाल ही नहीं रहा है, ये किसी पे दबाव थोड़ा डाल रहा है ना। अब देखो तो इसका N नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, T, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसमें तनाव आ जाएगा। तनाव कैसे लिखेंगे, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इस तरफ, समझ गए। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये T डिपेंड करेगा कि इनके मास कैसे हैं, है ना, ये वो एक बाद में मैं आपको बता दूंगा। अगर ये मास इक्वल है तो T भी इक्वल होंगे। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें टेंशन ज्यादा होगा, उसमें कम होगा, ये सब बात की बात है, ठीक है। अभी बस आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लीजिए, फोर्सेस कैसे लगते हैं ये सीखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चों का तो ठीक रहा ही होगा। तो इसे मिटा के मैं एक और बढ़िया सवाल आपके सामने लेके आता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूं कि एक पुली ले लेता हूं और पुली के दोनों तरफ M1 और M2, चलिए बनाइए फटाफट से, देखते हैं कितने बच्चे इसे सीख पा रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्सेस शो करिए। चलिए मैं समझता हूँ कि अब तक आपने बना लिया होगा। अब देखिए किसी पे भी देख लीजिए, पहले मान लीजिए इस पे देख लेते हैं क्योंकि ये M1 है, तो इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, M1G। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे N लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं, यहाँ पे N नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी भी सरफेस पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। N नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगेगा, देखो इसकी वजह से डोरी में तनाव आ गया है, टेंशन आ गया है, तो टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से दूर की तरफ। T1 लग गया, घूम के इधर आ गए। फिर ये इसका भी नीचे की तरफ लगेगा M2G, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी सरफेस पे नहीं है। अवे फ्रॉम द ब्लॉक टेंशन लगेगा T2। बात क्लियर है। तो ये देखो पुली वाले, जो आपको सवाल कुछ दिन पहले तक टफ लग रहे थे कि यार ये पुली वाले सवाल होते कैसे हैं, इनके लिए फोर्सेस लगाते कैसे हैं,
क्या होता है, टीचर मोस्टली फॉर्मूले लिख देते हैं कि भाई फॉर्मूला लिख दो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a, ये लो निकल जाएगा। लेकिन हमारी एक्चुअली जो कंसेप्चुअल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती है, हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के, इसलिए हमें डर लगता है पुली वाले सवालों से, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन वाले सवालों से। आज के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको डर नहीं लगेगा, आप यूं ही फोड़ देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया, मैं इसे मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। कपड़ा कम गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है ना, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं तो आपके लिए टिपिकल क्या और सरल क्या। यहाँ पे मैं एक पुली लगा देता हूँ, पुली में से ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। इसे मान लो m1, इसे मान लो m2। चलो फटाफट से इसके लिए ड्रॉ करो। जो बच्चा इसे ड्रॉ कर लेगा यकीन मानो कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीख चुका है। करिए ड्रॉ। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ठीक नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। देखो ये चाहे कैसा भी इंक्लाइन प्लेन हो, लेकिन हमें ध्यान देना है कि mg हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, m1g। सवाल है नॉर्मल रिएक्शन का, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर करना है, यानी इस डायरेक्शन में करना है n1। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सर इस बार तो ठीक है। अब इस तरफ जाएंगे m2g और इसका इस डायरेक्शन में n2, ठीक है। मैं अभी नहीं लिखा रहा हूं, वो इक्वेशन नहीं लिखा रहा हूं, वरना इसका भी कंपोनेंट टूटेगा। इस डायरेक्शन में m1g cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में m2g cos थीटा, n1 इक्वल टू m1g cos थीटा, n2 इक्वल टू m2g cos थीटा। वो एक बात की चीज है। अभी आप मुझे ये बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा। तो अब आज के लिए मैं समझता हूं कि जितने केसेस हो सकते थे वो सारे केसेस हम ले चुके हैं, और एक और केस हो सकता है, उसे मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा और उसका आंसर आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप जो है, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिस्कशन तो चलता ही है। हम अपने नोट्स भी शेयर करते रहते हैं वहाँ पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप मुझे वहाँ भेजिए, ठीक है। हालांकि इस वीडियो को लगभग 100 लोग देख लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने वाले लोग केवल 3 से 4 लोग हैं, और आप ये जो 3 से 4 लोग हैं, केवल इन्हीं को वीट करना है। अगर आप इन 3 से 4 लोगों को वीट कर लेते हैं, यानी पछाड़ देते हैं, तो ये बाकी के 100 लोग देख रहे हैं, वो बस देख रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका सिलेक्शन तो ये मानो कि बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर जाके होगा, होना नहीं है। जो पेंसिल चला रहे हैं, कलम चला रहे हैं, केवल उनका सिलेक्शन होना है, वो 3 से 4 है। उन 4 लोगों से आपको आगे निकलना है, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मुझे ग्रुप में भेजना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल तो है, इतना भी इजी नहीं लूंगा कि आप कोई भी कर दे उसे, बच्चा भी कर दे। देखो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक से एक यहां होके जा रहा है, और अरे सॉरी, एक ब्लॉक तो यहां टंग रहा है, एक ब्लॉक यहां टंग रहा है, ठीक है। अच्छा ये वही बनाया ना, ठीक है। इसका कर देते हैं m1, इसका कर देते हैं m2, इसका कर देते हैं m3। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भेजना है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भेजिए मेरे ग्रुप पे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम वाला ग्रुप है। हाँ बाबू है नहीं, चले जाओ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये बच्चे बैठे हैं इसमें, ठीक है। ये छोटे छोटे से चेहू में बच्चे आ गए ठीक है, तो डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो आपको बनाना है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के जो फोटो है उसे आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा,
ताकि हम आपको देख सकें कि आपकी थिंकिंग कितनी बड़ी है, आप समझ पाए हैं कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे व्यूज़ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं थोड़ा तेज़ी से बढ़ें। दूसरी चीज़, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर समझ में नहीं आया है। समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर समझ में आ गया है, अब आप हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हम कर लेंगे। कल की वीडियो भी आपको मिस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आज मैंने इसमें कोई भी फोर्स एक्शन, अरे चुप हो जाओ, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया है। ठीक है, माफी, मैं फिर से सॉरी हूँ, बच्चे हैं थोड़े से। तो इसमें मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है। जैसे ही मैं बाहर से कोई फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वो दो चीज बढ़ जाएंगी, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन, दो चीज बढ़ने हैं, वो मैं आपको कल की वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिलते हैं कल। गुड बाय।